स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है द वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस कोर्स का, उसमें हमने देखा कि जो वेब इंजीनियरिंग है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक्सटेंड करती है फॉर वेब एप्लीकेशंस। तो बेसिकली हमने वेब इंजीनियरिंग में जो टेक्निक्स हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हमने उनको अप्लाई करना है फॉर वेब एप्लीकेशंस। इसके बाद हमने देखा कि हमें वेब इंजीनियरिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो अभी करंट प्रैक्टिसेस हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस, उसमें हम अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से जो एप्लीकेशंस हम डेवलप करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र्स नहीं होती। फिर हमने वेब एप्लीकेशंस को डिफ़ाइन किया कि जो वेब एप्लीकेशंस है वो क्या होती है। इसमें हमने ये देखा कि हम W3C के स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम एप्लीकेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और उन एप्लीकेशंस को यूज़र जो है थ्रू ब्राउज़र एक्सेस करते हैं। इसके बाद हमने जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वेब एप्लीकेशंस की, हमने उन्हें डिस्कस किया। इसमें हमने डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेब एप्लीकेशन से स्टार्ट किया, जो कि बेसिकली स्टैटिक HTML पेजेस हैं। इसके बाद हमने इंटरेक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, जो कि इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को या यूज़र्स को, और इसी तरह से हम ट्रांजैक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दीज एप्लीकेशंस। इसके अलावा हमने जो एप्लीकेशन टाइप्स डिस्कस की, उनमें पोर्टल ओरिएंटेड, यूबिक्विटस वेब एप्लीकेशंस और कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशंस। तो ये मेजर टाइप्स हैं वेब एप्लीकेशंस की, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। बेसिकली इसमें हमने प्रोडक्ट बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेज बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंट बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। प्रोडक्ट बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि अगर हम एक वेब एप्लीकेशन को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन से, तो हम उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स की बेस के ऊपर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। जो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वेब एप्लीकेशन के, वो कंटेंट्स, हाइपर टेक्स्ट या नेविगेशन स्ट्रक्चर जो है, और इसी तरह से यूज़र इंटरफेस। तो वेब एप्लीकेशंस के जो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये हैं, जबकि यही बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा अहम नहीं होते। फिर हमने यूजेज बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर दोनों टाइप्स की एप्लीकेशन को डिफरेंशिएट किया। हमने देखा कि जो वेब एप्लीकेशन है उसके यूज़र्स जो होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक्सेस करते हैं। इसी तरह से वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। आखिर में हमने डेवलपमेंट बेसिस के ऊपर दोनों तरह की एप्लीकेशंस को डिफरेंशिएट किया कि जो वेब एप्लीकेशन की टीम होती है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। हमें डिफरेंट एरियाज़ के एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डिज़ाइनर्स चाहिए जो कि डिज़ाइन करें वेब एप्लीकेशन को। इसी तरह से हमें कंटेंट एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि कंटेंट्स को ऐड करें एप्लीकेशन के ऊपर, और इसी तरह से हमें डेवलपर्स चाहिए जो कि एप्लीकेशन को डेवलप करें। तो इस तरह से हमने डिफरेंट बेसिस के ऊपर डेस्कटॉप एप्लीकेशन को और वेब एप्लीकेशन को डिफरेंशिएट किया।
हमारा आज का टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल है। इसमें हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोसेस मॉडल कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल है उसके अगेंस्ट अगर हमें वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस मॉडल चाहिए उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। आखिर में हम रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल जो है उसका एक ओवरव्यू लेंगे और उसकी सूटेबिलिटी फॉर वेब एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस मॉडल से। प्रोसेस मॉडल इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो बेसिकली जब हम टर्म यूज़ करते हैं प्रोसेस मॉडल, तो जो प्रोसेस मॉडल होता है वो उन तमाम एक्टिविटीज़ या फेजेस को डिफ़ाइन करता है जिनमें से गुज़र के एक प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होती है। प्रोसेस मॉडल जो है जब हम किसी प्रोडक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो उसके फेजेस को भी डिफ़ाइन करता है। और इसी तरह से अगर हम किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सटेंड कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं तो इस मॉडिफिकेशन और एक्सटेंशन के लिए भी हमें जो स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं उनसे रिलेटेड गाइडेंस हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर हम प्रोसेस मॉडल को डिफ़ाइन करें तो जो प्रोसेस मॉडल है वो हमारे पास उन फेजेस की डिस्क्रिप्शन है जिनसे गुज़र के एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होती है, और उन फेजेस के बीच में हमने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर हम एक प्रोसेस मॉडल की जो की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें देखें तो इसमें सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम वैलिडेशन एंड सिस्टम एवोल्यूशन। तो बेसिकली ये वो की एक्टिविटीज़ हैं जो किसी न किसी शक्ल में तमाम प्रोसेस मॉडल्स में शामिल होती हैं। तो हम इन एक्टिविटीज़ या फेजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट की एक्टिविटी हमने देखी वो है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन इट्स ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइंड। तो बेसिकली जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने जा रहे हैं उसने कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो उन सर्विसेज को डिफ़ाइन करना, आइडेंटिफाई करना, ये ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का। इसी तरह से जो सर्विसेज हमने आइडेंटिफाई की हैं, स्पेसिफाई की हैं, उन सर्विसेज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं उन्हें भी डिफ़ाइन करना, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जो है एक क्रिटिकल स्टेज है किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में। बेसिकली जैसा कि हमने भी देखा कि इस स्टेज में हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है उसकी फंक्शनैलिटीज़ या सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम ठीक तरह से उन सर्विसेज को आइडेंटिफाई ना कर सकें तो जब हम बाद में सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारी खामियां रह सकती हैं। तो इस वजह से जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है वो एक क्रिटिकल स्टेज है किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में। जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के लिए उनमें फिजिबिलिटी स्टडी। बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उन्हें यूज़ करके क्या हम इस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं।
इसके बाद हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस कि हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के एनालिसिस करते हैं, और अगर कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं तो हम उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। और इसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं, यानी हम रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। जब हमने रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर दिया, इसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो ये होता है कि हम रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करवाएं। जो कस्टमर या क्लाइंट है जो कि सिस्टम डेवलप करवाना चाह रहा है, हम उससे वैलिडेट करवाएं कि हमने रिक्वायरमेंट्स को जो है वो ठीक आइडेंटिफाई किया है और ठीक तरीके से आइडेंटिफाई किया है, यानी वैलिडेट एंड वेरीफाई। तो इस तरह से इन स्टेप्स के थ्रू हम सिस्टम स्पेसिफिकेशंस जो हैं उन्हें हम डिफ़ाइन करते हैं। जो सेकंड की एक्टिविटी है प्रोसेस मॉडल की, वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा कि रिक्वायरमेंट्स को हमने गैदर कर लिया और उन्हें डॉक्यूमेंट करने के बाद हमने क्लाइंट से वेरीफाई करवा लिया। इट मीन्स कि इस स्टेज के ऊपर हमें ये पता चल गया कि जो सिस्टम हमने बनाना है उसने क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो ये है कि हमने सिस्टम को डिज़ाइन करना है। बेसिकली जो डिज़ाइन इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर, डाटा मॉडल्स, इंटरफेस बिटवीन कंपोनेंट्स। तो हम डिज़ाइन में जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसे हम डिफ़ाइन करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरफेस है उसे हम डिफ़ाइन करते हैं। जब हमने एक सिस्टम को रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर डिज़ाइन कर लिया, इसके बाद हमने अब सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है, कन्वर्टिंग अ सिस्टम स्पेसिफिकेशन इनटू एन एग्जीक्यूटेबल सिस्टम, कि हमने जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन है और उसकी बेस के ऊपर हमने डिज़ाइन किया है सिस्टम को, उसे हमने एक्चुअल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है हमारे पास, और जो थर्ड की एक्टिविटी है प्रोसेस मॉडल की, वो है सिस्टम वैलिडेशन। सिस्टम वैलिडेशन इंटेंडेड to show that the system confirms its specification, meets customers expectations। तो बेसिकली जो सिस्टम वैलिडेशन होती है इसमें हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को हम जो है वो कस्टमर से वैलिडेट करवाते हैं कि क्या कस्टमर जो चाह रहा था ये सिस्टम उन तमाम फंक्शनैलिटीज़ या सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास वैलिडेशन का प्रोसेस है, हम डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिनमें जो फर्स्ट है वो है डेवलपमेंट टेस्टिंग, टेस्टेड बाय द पीपल डेवलप द कंपोनेंट्स। जो डेवलपमेंट टेस्टिंग है हमारे पास, जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स एक सिस्टम के वो डेवलप करते हैं तो जो डेवलपर होते हैं वो टेस्ट करते हैं कि क्या जो कंपोनेंट उन्होंने डेवलप किया है वो ठीक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद सिस्टम टेस्टिंग आती है। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन्हें जब हम इंटीग्रेट करके एक सिस्टम की शक्ल में लाते हैं तो हमने अब टेस्ट करना होता है कि जो इंटीग्रेशन हुई है इसकी वजह से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ गई। तो बेसिकली जो सिस्टम टेस्टिंग है वो इंटीग्रेशन एरर्स को फाइंड करना है। और इसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम इज़ टेस्टेड बाय द कस्टमर्स प्रोवाइडेड डाटा। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है बेसिकली इसमें हम कस्टमर से डाटा लेते हैं और उस कस्टमर को इन्वॉल्व करके हम जो है ये टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि यूज़र प्रोवाइडेड डाटा के ऊपर जो सिस्टम है वो एक्यूरेटली आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं।
वैलिडेशन के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास वो है सिस्टम या सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। बेसिकली जब सिस्टम वैलिडेट होता है तो उसके बाद सिस्टम को लॉन्च किया जाता है। अब सिस्टम जब लॉन्च होगा तो उसके बाद भी जो है उसमें चेंजेस आ सकती हैं। यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएं तो हमें उन चेंजेस को भी मर्ज करना होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम में। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली ही हम जो है उन चेंजेस को मैनेज कर रहे होते हैं। प्रीवियस स्लाइड तक हमने देखा कि जो की एक्टिविटीज़ होती हैं और वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में तमाम प्रोसेस मॉडल्स का पार्ट होती हैं। अब हम कुछ कॉमन अप्रोचेस देखते हैं जो कि यूज़ होती हैं कन्वेंशनल या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इसमें जो सबसे बेसिक अप्रोच है वो वाटरफॉल अप्रोच है। बेसिकली वाटरफॉल अप्रोच में हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एक सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंट और जो टेस्टिंग है वो परफॉर्म की जाती है और उसके बाद जो है सिस्टम एवोल्यूशन को। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं वाटरफॉल मॉडल के। इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि हम इन तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो एक सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं और जब एक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है तो उसकी आउटपुट की बेस के ऊपर हम जो दूसरी एक्टिविटी है उसे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया और उसकी जो आउटपुट है हमारे पास SRS डॉक्यूमेंट है, उसकी बेस के ऊपर हमने सिस्टम को डिज़ाइन करना है। अब सिस्टम डिज़ाइन हो गया तो उसकी बेस के ऊपर हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। जो वाटरफॉल अप्रोच है बेसिकली इसमें जो चेंजेस आती हैं उन्हें मैनेज करना ज़्यादा कॉस्टली है। तो इस वजह से हम वाटरफॉल अप्रोच उन सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं जिनमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं ताकि चेंजेस जो हैं वो ना आए, तो एक सीक्वेंस में डिफरेंस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके हम सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड मोस्ट कॉमन अप्रोच है वो हमारे पास आइटरेटिव अप्रोच है। बेसिकली जो बेसिक आइडिया है आइटरेटिव डेवलपमेंट का वो ये है कि हम एक इनिशियल वर्जन सिस्टम का बनाते हैं और उस सिस्टम को हम एक्सपोज करते हैं कस्टमर को। कस्टमर जो है उसमें मॉडिफिकेशंस जो है वो आइडेंटिफाई करता है, तो उन मॉडिफिकेशंस को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस तरह से जो नेक्स्ट वर्जन बनता है वो कस्टमर को दिखाया जाता है और इस तरह से जो ये प्रोसेस है वो चलता रहता है जब तक कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम डेवलप नहीं कर लेते हैं। ये अप्रोच जो है ज़्यादा सूटेबल है जब हम स्मॉल स्केल के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और इसी तरह से अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के पार्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो फिर भी हम आइटरेटिव अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड मोस्ट कॉमन अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वो है रीयूज़ ओरिएंटेड अप्रोच। बेसिकली इस अप्रोच में हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हम उन्हें मर्ज करके सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो हम इसमें जो बेसिक टास्क होता है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने के बाद उन कंपोनेंट्स को ढूंढना है जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हों। जब हम उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को सर्च कर लेते हैं तो फिर हमने दोबारा से जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें उन कंपोनेंट्स के मुताबिक स्पेसिफाई करना होता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं ये लाजमी नहीं होता कि वो एग्जैक्टली वही सर्विसेज प्रोवाइड करें जो कि कस्टमर को चाहिए। तो हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर सिस्टम को जो है सिस्टम स्पेसिफिकेशन को चेंज करते हैं और उन्हें दोबारा से स्पेसिफाई करते हैं।
इसके बाद हम सिस्टम को डेवलप करते हैं, उन कंपोनेंट्स को मर्ज किया और अगर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चाहिए तो वो डेवलपमेंट भी की जाती है। तो इस तरह से जो रीयूज़ ओरिएंटेड अप्रोच है उसका जो बेसिक आइडिया है वो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को रीयूज़ करना है। तो ये मोस्ट कॉमन अप्रोचेज़ हैं जिन्हें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। लास्ट स्लाइड तक हमने देखा कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है उसकी बेसिक एक्टिविटीज़ या फेजेस कौन कौन से हैं। इसी तरह से हमने जो डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ होती हैं कन्वेंशनल या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, उनका एक ओवरव्यू देखा। आइए अब हम देखते हैं कि एक वेब डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जो वेब है वो स्टार्ट हुआ था एज एन इंफॉर्मेशनल मीडियम, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर किया जाए वर्ल्ड वाइड। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जो वेब है वो एक एप्लीकेशन मीडियम में इवॉल्व कर गया। जो हम एग्जिस्टिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट वो बेसिकली ओवर प्रैग्मेटिक होती हैं, जिनका फोकस जो है होता है वो सिस्टम आउटपुट है, और जो प्लानिंग है उसे बहुत मिनिमम हद तक रखा जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो डेवलपमेंट टाइम है वो शॉर्ट होता है। हम बहुत जल्दी जो है वो एप्लीकेशंस डेवलप कर लेते हैं, लेकिन प्लानिंग ना होने की वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं उन एप्लीकेशंस में। बेसिकली जो वेब इंजीनियरिंग है इसका कोई अपना मैच्योर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल नहीं है, और जो इंजीनियर्स हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स को ही अडॉप्ट करते हैं फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आइए अब हम देखते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है हैंडलिंग शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स। बेसिकली जो वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। हमने बहुत क्विकली जो है वो एप्लीकेशंस को डेवलप करना होता है। नॉर्मली जो डेवलपमेंट पीरियड होता है एक वेब एप्लीकेशन के लिए वो 6 मंथ्स होता है, कि हमने जो विद इन 6 मंथ्स जो है एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना है। अब जो प्रोसेस मॉडल हम यूज़ करेंगे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए उसका जो इमीडिएट डिलीवरी मैकेनिज़्म को यूज़ करता हो। बेसिकली जो क्लाइंट्स होते हैं जो कि एक वेब एप्लीकेशन बनवाना चाह रहे हैं वो मार्केट में कंपटीशन की वजह से जल्दी अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि वो मार्केट में जो एक बड़ा हिस्सा है उसे कैप्चर कर सकें। अब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वेब एप्लीकेशन को जो है बहुत जल्दी डेवलप किया जाए। तो इसकी वजह से हमारे पास जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत कम टाइम बचता है। यानी हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे होता है, बजाय इसके कि हम कोई सिस्टमेटिक अप्रोच और प्लानिंग और डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंटेशन करें। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो हैंडलिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। बाय नेचर जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रैपिडली चेंज हो रही होती हैं। इवन कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट इमर्ज होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपर किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उस बिज़नेस से बढ़ती है और जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं वो सामने आती हैं।
अब जो प्रोसेस मॉडल हम यूज़ करेंगे उसमें जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इन चेंजेस को जो है वो इंटीग्रेट करें और बहुत रैपिडली इंटीग्रेट करें, क्योंकि अगर कंपटीशन में रहना है तो हमें हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हम इस चेंज मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। तो इस तरह से जो प्रोसेस मॉडल है उसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इमर्ज हो रही होती है इवन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और वो अनस्टेबल होती हैं। तो हम कस्टमर को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो उतने ही बेहतर तरीके से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट चेंजेस हैं उन्हें सिस्टम में। तो इस तरह से जो सेकंड रिक्वायरमेंट है एक डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल के लिए, वो ये है कि वो जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें बहुत जल्दी हैंडल करें अर्ली स्टेज के ऊपर। हैंडलिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है एक वेब डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, वो है रीयूज़ एंड इंटीग्रेशन। अगेन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो डेवलपर्स हैं वो जो है वो ट्राई करते हैं कि वो जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं उन्हें रीयूज़ कर सकें सिस्टम या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो जिसकी वजह से जो इंटीग्रेशन के इश्यूज़ हैं वो सामने आते हैं। इस तरह से जो डेवलपमेंट है कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसे आइसोलेट नहीं कर सकते दीगर कंपोनेंट्स के साथ जो कि वो सेम कंपनी जो है वो डेवलप कर रही होती है, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने उन कंपोनेंट्स को किसी स्टेज के ऊपर रीयूज़ करना होता है फॉर एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो इस तरह की जो इंटीग्रेशन है और रीयूज़ है वो अलाउ होना चाहिए एक वेब प्रोसेस मॉडल में। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो अडॉप्टिंग टू वेब एप्लीकेशंस complexity level. A process depends upon the level of complexity. Basically जब हम वेब एप्लीकेशन प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं उसका कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, और हम डायनेमिकली जो है वो अडॉप्ट करते हैं प्रोसेस को। अगर हमारे पास लो कम्प्लेक्सिटी है एप्लीकेशन की तो जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे वो लाइट वेट प्रोसेस होना चाहिए। इट मींस के लो कम्प्लेक्सिटी की एप्लीकेशंस के लिए हमारा जो फोकस है वो आउटपुट के ऊपर होना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना फोकस डॉक्यूमेंटेशन पे रखें। लेकिन अगर हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन है वो उसकी कम्प्लेक्सिटी हाई है तो देन हम हैवी वेट प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करेंगे। हैवी वेट प्रोसेस से मुराद ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है हम वो ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट वेट प्रोसेसेस। तो इस तरह से अगर हम समराइज़ करें रिक्वायरमेंट्स को फॉर वेब एप्लीकेशन प्रोसेस, तो इसमें जो वेब एप्लीकेशन प्रोसेस मॉडल है वो कैपेबल होना चाहिए कि वो शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स को सपोर्ट करे। इसी तरह से जो प्रोसेस मॉडल है वो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को हैंडल कर सके और जो चेंजेस आ रही हैं उन्हें अर्ली स्टेज के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा जो प्रोसेस मॉडल है वो रीयूज़ और इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता हो और
जो एप्लीकेशन है उसकी कम्प्लेक्सिटी की बेस के ऊपर हम डायनेमिकली जो है वो प्रोसेस मॉडल को अडॉप्ट कर सकें। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक वेब एप्लीकेशन प्रोसेस मॉडल के लिए। लेक्चर के जो लास्ट टॉपिक है इसमें हम एक ओवरव्यू लेंगे रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस का, और फिर हम इस प्रोसेस मॉडल की जो सूटेबिलिटी है फॉर वेब एप्लीकेशन उसे हम डिस्कस करेंगे उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में आइडेंटिफाई की थी। तो ये हम स्टार्ट करते हैं रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज़ अ हैवी वेट फेज ओरिएंटेड इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव प्रोसेस। बेसिकली जो रब प्रोसेस है ये हैवी वेट है। इट मींस के इसमें हमें हर फेज़ के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। इसी तरह से फेज़ ओरिएंटेड है कि हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो डिफरेंट फेजेस में करते हैं। इंक्रीमेंटल के हम जो सिस्टम डेवलप करते हैं वो डिफरेंट इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में होता है। एंड आइटरेटिव के एक्टिविटीज़ जो होते हैं ना आइटरेटिवली परफॉर्म करते हैं। अगर हम रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल को डिस्क्राइब करें तो बेसिकली हम इस 3 पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब करते हैं रब मॉडल को। डायनेमिक पर्सपेक्टिव, जिसमें हम देखते हैं कि रब मॉडल जो है उसके डिफरेंट फेजेस क्या क्या हैं। स्टैटिक पर्सपेक्टिव, इसमें हम उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि हमें डिफरेंट फेजेस में परफॉर्म करनी पड़ती हैं। एंड प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव, इसमें हम गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस जो कि डिफ़ाइन की हैं रब मॉडल ने, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फेजेस हैं, उन फेजेस के बीच में हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं। तो आइए हम इन तमाम जो पर्सपेक्टिव्स हैं इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रब फेजेस, जो फर्स्ट फेज़ है रब मॉडल का वो है इंसेप्शन। बेसिकली इस फेज़ में हम बिजनेस केस जो है प्रोजेक्ट का हम उसे डिफ़ाइन करते हैं। जो गोल्स होते हैं हमारे पास इंसेप्शन फेज़ के, वो है एक बिज़नेस केस प्रिपेयर करना कि हम इसमें जो सिस्टम है उसे एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रपोज सिस्टम की फिजिबिलिटी क्या है। तो अगर हमें ये रिज़ल्ट ऑब्टेन होता है कि ये सिस्टम जो है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल नहीं है तो उस प्रोजेक्ट को जो है कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि जो सिस्टम है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल है तो उस सिस्टम को कंटिन्यू किया जाता है। अब जो बिज़नेस केस है उसे डिफ़ाइन करने के लिए जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं जिन्होंने जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं सिस्टम को, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके साथ इंटरेक्शन की जाती है। इसके बाद हमने जो असेस करना है बिज़नेस कंट्रीब्यूशन को जो कि ये सिस्टम कर सकता है। इस फेज़ के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं हमारे पास वो हैं बिज़नेस केस, कि हमारे पास एक सिस्टम का जो बिज़नेस केस है वो प्रिपेयर होता है और उससे हम जो कंट्रीब्यूशन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिज़नेस हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। इंसेप्शन फेज़ के बाद हमारे पास जो सेकंड फेज़ है रब मॉडल का वो है एलेबोरेशन। एलेबोरेशन फेज़ में बेसिकली एस्टेब्लिश अंडरस्टैंडिंग विद द प्रॉब्लम। इस फेज़ में हम जो सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं उसकी जो सर्विसेज हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से उन सर्विसेज के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हमने सिस्टम को की स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो लिखनी है। गोल्स, इस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर स्कोप, कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने चाह रहे हैं उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स शामिल हैं।
डिस्क्रिमिनेटिंग क्रिटिकल यूज़ केसेस, इसी तरह से हमने जो यूज़ केसेस या फंक्शनैलिटीज़ आइडेंटिफाई किए हैं उन्हें हमने कैटेगराइज करना होता है कि कौन से जो यूज़ केसेस हैं वो क्रिटिकल हैं सिस्टम के लिए। इसके बाद स्पेसिफिकेशन के बेस के ऊपर जो कॉस्ट एस्टिमेशन है वो की जाती है। इसी तरह से शेड्यूल्स और जो रिस्क हैं उन्हें एस्टिमेट किया जाता है। तो जो बेसिक गोल्स होते हैं एलेबोरेशन फेज़ के वो ये हैं कि हम सिस्टम स्पेसिफिकेशन लिखें कि सिस्टम की सर्विसेज और कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी, सिस्टम का स्कोप क्या होगा। इसके बाद हम जो है वो क्लासिफिकेशन करें कि कौन से जो यूज़ केसेस या सर्विसेज हैं वो क्रिटिकल हैं सिस्टम के लिए। अब इस एनालिसिस के ऊपर जो है कॉस्ट एस्टिमेशन और शेड्यूल एस्टिमेशन एंड रिस्क एस्टिमेशन, तो ये बेसिक गोल्स होते हैं एलेबोरेशन फेज़ के। इसके जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं हमारे पास वो है डेवलपमेंट प्लान, शेड्यूल हम प्रिपेयर करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। यूज़ केस मॉडल जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को जो है वो डिस्क्राइब करता है। आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन, तो एक इनिशियल डिस्क्रिप्शन आर्किटेक्चर की वो हमें जो है वो मिलती है इस फेज़ के बाद। जो थर्ड फेज़ है रफ मॉडल का वो है कंस्ट्रक्शन। इस फेज़ में बेसिकली हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो जो की एक्टिविटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन फेज़ की वो है सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। जो गोल्स हैं हमारे पास वो हैं डेवलप द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट द डिज़ाइन एंड वैलिडेट द सिस्टम। जो आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे पास वो सिस्टम एंड ट्रेनिंग मटेरियल, कि हमने सिस्टम को जो है वो डेवलप कर लिया है और इसी तरह से सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए वो हम इस फेज़ के बाद वो हमें मिलता है। जो फाइनल फेज़ है रफ मॉडल का वो है ट्रांजिशन। इस फेज़ में बेसिकली हम जो सिस्टम हमने डेवलप किया था लास्ट कंस्ट्रक्शन फेज़ में हम उसे रियल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं और रियल इन्वायरमेंट में जो बग्स आते हैं हमने उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें रिमूव करना है ताकि जो सिस्टम की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। तो जो गोल्स हैं बेसिकली वो टेस्टिंग इन रियल इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग के जो कस्टमर्स हैं या यूज़र्स हैं वो रियल इन्वायरमेंट में सिस्टम को यूज़ करें और उन्हें जो सिस्टम यूज़ करने का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इसी तरह से बग फिक्सिंग, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स, तो ये बेसिक गोल्स होते हैं ट्रांजिशन फेज़ के। जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं हमारे पास वो इस फेज़ का है अ डॉक्यूमेंटेड सिस्टम वर्किंग करेक्टली। तो प्रीवियस फेज़ में हमने देखा कि हमें एक सिस्टम मिलता है। अब जब इस सिस्टम को हमने रियल इन्वायरमेंट में टेस्ट कर लिया तो हमारे पास एक करेक्टली वर्किंग सिस्टम जो है वो आर्टिफैक्ट के तौर पे हमें मिलता है। हमने प्रीवियस स्लाइड तक जो डिफरेंट फेजेस हैं या जो डायनामिक एस्पेक्ट है रफ मॉडल का हमने उसे डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि हमें जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं एक रफ मॉडल में जिन्हें हम वर्क फ्लोज भी कहते हैं वो कौन कौन सी हैं। रिक्वायरमेंट्स, कि हमने रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है सिस्टम की। एनालिसिस, उन रिक्वायरमेंट्स के एनालिसिस करने हैं, डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्ट। तो ये बेसिक हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम डिफरेंट फेजेस में परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड है प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव, जिसमें हम उन गुड प्रैक्टिसेस को डिस्कस करते हैं जो कि रफ मॉडल ने रिकमेंड किए हैं। इसमें जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है डेवलप सॉफ्टवेयर आइटरेटिवली, मैनेज रिक्वायरमेंट्स, कि अगर
रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आ रही हैं तो हमने उन्हें कैसे मैनेज करना है। यूज़ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर्स, विजुअली मॉडल सॉफ्टवेयर यूजिंग UML, कि हमने हर फेज़ जब सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो और मॉडल करना है तो हम UML बेस्ड मॉडलिंग यूज़ करते हैं। वेरीफाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी, कंट्रोल चेंजेस टू सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये रिकमेंडेशन है रफ मॉडल की जिन्हें हमने यूज़ करना है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो आइए इस डायग्राम में हम रफ मॉडल को समराइज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं और एक्टिविटीज़ हैं। तो हम जो एक फ़ेज़ है उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उनका कुछ पार्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं रिक्वायरमेंट्स, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्ट, और जबकि फेजेस हैं हमारे पास इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। अब देखिए इंसेप्शन फेज़ जो है वो जैसे हमने पहले देखा कि उसमें हम बिज़नेस केस डेवलप करना, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब जो इसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं आप देखें वो हमारे पास ज़्यादा जो फोकस है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही है, और इसी तरह से हम जो है वो माइनर सी इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रोटोटाइप्स डेवलप करनी पड़ती हैं समटाइम्स हमें। जबकि इस फेज़ में जो इंसेप्शन फेज़ है इसमें हमने एनालिसिस और डिज़ाइन जो है ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। इसी तरह से जो टेस्टिंग है वो किसी हद तक प्रोटोटाइप्स के रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास एलेबोरेशन फेज़ स्टार्ट होता है। एलेबोरेशन फेज़ का जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा वो यही था कि हमने रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना है और उन्हें एनालाइज करना है। तो आप देखेंगे अब इस फेज़ में जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो ज़्यादा फोकस है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है, फिर एनालिसिस के ऊपर है और डिज़ाइन के ऊपर है। जबकि हमें अगेन कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करनी पड़ती है ताकि हम बेहतर तरीके से जो है वो एलेबोरेट कर सकें रिक्वायरमेंट्स को, और अगेन उसी तरह से हमें कुछ माइनर टेस्टिंग जो है वो भी परफॉर्म करनी पड़ती है। जो थर्ड फेज़ है कंस्ट्रक्शन, इसमें जो हमारा फोकस होता है वो सिस्टम डेवलपमेंट पे होता है। अब रिक्वायरमेंट्स जैसा कि हमने पहले देखा कि जो रिक्वायरमेंट चेंजेस हैं उसे हमने इनकॉर्पोरेट करना है सिस्टम के अंदर, ये गुड प्रैक्टिस है रफ मॉडल की। तो हमें रिक्वायरमेंट्स का भी कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करने पड़ते हैं और अकॉर्डिंगली हमें डिज़ाइन एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं। लेकिन जो हमारा फोकस होता है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर होता है और टेस्टिंग के ऊपर होता है। इसके बाद जब ट्रांजिशन फेज़ स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे इसमें रिक्वायरमेंट्स की जो एक्टिविटी है वो भी नहीं होती क्योंकि सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। एनालिसिस अगेन नहीं करने पड़ते, कोई डिज़ाइन जो है उसे रिवाइज़ नहीं करना पड़ता। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन समटाइम्स हमें करनी पड़ती है क्योंकि ट्रांजिशन फेज़ में जो बग्स आते हैं हमने उन्हें दोबारा से जो है फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद हमने उन्हें टेस्ट करना है। तो इस तरह से आप देखें कि रफ मॉडल में हमारे पास फेजेस हैं, उन फेजेस के अंदर जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो अकॉर्डिंगली परफॉर्म की जाती हैं। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है उस फेज़ का उसके मुताबिक हम जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें वेटेज देते हैं। इसी तरह से आप देखें कि जो फेजेस हैं ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं और इन्हें हम आइट्रेशंस में जो है वो परफॉर्म करते हैं कि हमने एक आइट्रेशन कंप्लीट की एक फ़ेज़ की, अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हमने जो है उसे मज़ीद आइट्रेशंस जो हैं वो परफॉर्म की। इसी तरह से जो टाइम है वो भी डिपेंड करता है उस फेज़ के ऊपर। यूजुअली जब हम कंस्ट्रक्शन फेज़ परफॉर्म करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से अगर हम इंसेप्शन फेज़ की बात करें तो ये फेज़ कम टाइम डिमांड करता है और इसी तरह से जो आइट्रेशंस होती हैं वो भी कम होती हैं। रफ मॉडल को डिफ़ाइन करने के बाद हम देखते हैं कि अगर हम
रप मॉडल को यूज़ करते हैं फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। अगर हम इंसेप्शन फेज़ देखें वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, डेफिनेशन इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर वेब एप्लीकेशन, नो कंक्रीट व्यू ऑफ द सिस्टम एट बिगनिंग। बेसिकली जब हम इंसेप्शन फेज़, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस केस को एनालाइज करना है फॉर वेब एप्लीकेशन, तो वो उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जब हम वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं वो बाय नेचर हम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिगनिंग के ऊपर हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमारे पास जो है वो एक टारगेट ग्रुप तो होता है, लेकिन वो अननोन होता है, एक्चुअल यूज़र्स जो हैं हमारे सामने नहीं होते। तो इंसेप्शन फेज़ है वो प्रॉब्लमेटिक होता है फॉर वेब एप्लीकेशंस। जो सेकंड फेज़ है हमारे पास वो एलेबोरेशन फेज़ है। ड्यू टू शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम, फर्स्ट वर्जन हैज़ प्रायोरिटी ओवर क्लियरली डिफाइंड एंड प्रोडक्ट। तो बेसिकली जैसा कि हमने देखा कि जो रप मॉडल में एलेबोरेशन फेज़ है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने जो एंड प्रोडक्ट है उसे क्लियरली डिफाइन करना है। अब अगर हम वेब एप्लीकेशन प्रोसेस को देखें तो जो वेब एप्लीकेशन है उसका डेवलपमेंट टाइम शॉर्ट होता है, और हमने जो इनिशियल वर्जन है उसे बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए टाइम कम होता है, क्योंकि जो फर्स्ट वर्जन की इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। कंस्ट्रक्शन फेज़ एग्जिस्ट इन वेब डेवलपमेंट प्रोसेस, क्योंकि इसका कंसर्न जो होता है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट से होता है कंस्ट्रक्शन फेज़ का। तो ये फेज़ जो है वो मीनिंगफुल है फॉर वेब एप्लीकेशंस। इसी तरह से ट्रांजिशन फेज़, जिसमें हम रियल इन्वायरमेंट में हम जो है टेस्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन को, वो भी मीनिंगफुल है। इससे जो बग्स आते हैं वो अगेन उन्हें फिक्स करना, ये भी वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हम रप मॉडल को जब एग्जीक्यूट करते हैं फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो एक वेब एप्लीकेशन प्रोसेस मॉडल की रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें हमने लास्ट टॉपिक में आइडेंटिफाई किया था, वो रप के केस में फुलफिल होती हैं या नहीं। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी हमारे पास वो थी हैंडलिंग शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स, यानी कि जो एक वेब प्रोसेस मॉडल है वो शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स को सपोर्ट करता हो। रप के केस में अगर हम देखें तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो कन्फ्लिक्टिंग है। रप जो है वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं करता इस रिक्वायरमेंट को। रीज़न, शॉर्ट साइकिल मीन्स कंसेशन इन मॉडलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन वाइल रप इज़ हैवी वेट। क्योंकि जो रप मॉडल है वो एक हैवी वेट प्रोसेस मॉडल है, यानी इसमें हमें हर स्टेज के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है। जबकि जब हम शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल रखना चाह रहे हैं तो हमें जो है वो मॉडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो इस तरह से जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो रप में फुलफ़िल नहीं होती। हमारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो हैंडलिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अगेन आप देखेंगे जो वेब प्रोसेस मॉडल होना चाहिए, प्रोसेस मॉडल है उसे जो चेंजेस आती हैं रिक्वायरमेंट्स में उसे बहुत अर्ली जो है इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो रप मॉडल में भी जो है ये अगेन ये कन्फ्लिक्टिंग होता है टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। जो रप मॉडल है वो चेंजेस को सपोर्ट तो करता है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से वेब एप्लीकेशन के केस में कन्फ्लिक्ट आ सकती है। रिक्वायर कंक्रीट वर्जन एट द एंड ऑफ इंसेप्शन फेज विच रिक्वायर मोर टाइम इन वेब एप्लीकेशन ड्यू टू इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स। तो जैसा कि
हम इंसेप्शन फेज़ में रिक्वायरमेंट्स का एक कंक्रीट जो स्पेसिफिकेशन है वो डेवलप करते हैं रब मॉडल में। लेकिन हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इसमें हमने देखा कि समटाइम्स इवन ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे पास रिक्वायरमेंट्स इमर्ज हो रही होती हैं। तो हमारे पास इंसेप्शन फेज़ की जो आउटपुट है कंक्रीट एंड प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, वो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पॉसिबल नहीं होती। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजेस। बेसिकली ये भी एक मेजर रिक्वायरमेंट है एक वेब एप्लीकेशन प्रोसेस मॉडल के लिए कि वो पैरेलल जो इम्प्लीमेंटेशन है डिफरेंट कंपोनेंट्स की उसे सपोर्ट करता हो। अगेन इसका जो रीज़न है वो भी यही है कि टाइम कंस्ट्रेंट्स को मीट किया जा सके। तो जो रब मॉडल है वो मीट करता है इस रिक्वायरमेंट को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर जो पैरेलल एग्जीक्यूशन है वो की जा सकती है रब मॉडल में। रीयूज़ एंड इंटीग्रेशन कन्फ्लिक्टिंग है फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। It requires coordination with development processes of other applications. RUB doesn't describe this. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो वेब एप्लीकेशंस हैं उन्हें जल्दी बनाने के लिए जो डेवलपर्स हैं वो एग्जिस्टिंग जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें रीयूज़ करना चाहते हैं। तो अब जो मॉडल है उसे वो डिपेंडेंट होता है डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं उसी कंपनी ने डेवलप किए उन पे। तो रब मॉडल जो है इस तरह की जो इंटीग्रेशन है उसे डिस्क्राइब नहीं करता। एंड फाइनली अडॉप्टिंग टू आवर वेब एप्लीकेशंस कम्प्लेक्सिटी लेवल। जैसा कि हमने देखा कि जो वेब एप्लीकेशन प्रोसेस मॉडल है वो डायनेमिकली अडॉप्ट होता है बेस्ड ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी लो है तो हम लाइट वेट प्रोसेस जो है उसे अडॉप्ट करेंगे। इसके बरक्स अगर कम्प्लेक्सिटी हाई है वेब एप्लीकेशन की तो हम हैवी वेट प्रोसेस जो है उसे अडॉप्ट करेंगे। तो रब कैन बी अडॉप्टेड फॉर लेटर स्टेजेस व्हेन कम्प्लेक्सिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन इज़ अंडरस्टूड। अगर जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो रब मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है लेटर स्टेजेस में जब कम्प्लेक्सिटी जो है वो फुली डिफाइंड होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे रब मॉडल जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन्हें मीट करता है, जबकि ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। लेक्चर के आखिर में हम आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल क्या होता है। बेसिकली एक डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल जो है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिन्हें परफॉर्म करके हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इसमें हमने कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया जिसमें सिस्टम स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन और सिस्टम एवोल्यूशन। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम प्रोसेस मॉडल्स में किसी न किसी शक्ल में शामिल होती हैं। इसके बाद हमने कुछ कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस को एक ओवरव्यू लिया। इसमें हमने देखा कि जो कॉमन अप्रोचेस हैं वो वाटरफॉल अप्रोच कि जिसमें हम एक सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड अप्रोच है वो है आइटरेटिव अप्रोच, जिसमें हम सिस्टम का एक इनिशियल वर्जन बनाते हैं और यूज़र को दिखाते हैं और उसकी जो यूज़र जो है उसमें चेंजेस को आइडेंटिफाई करता है और हम सिस्टम का एक नया वर्जन प्रिपेयर करते हैं। और ये प्रोसेस उस टाइम तक जारी रहता है जब तक कि एक एडिक्वेट सिस्टम डेवलप ना हो जाए। इसी तरह से हमने रीयूज़ ओरिएंटेड अप्रोचेस का ओवरव्यू देखा जिसमें हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को मर्ज करके हम सिस्टम डेवलप करते हैं। इसके बाद हमने
कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की जो कि एक वेब एप्लीकेशन प्रोसेस मॉडल में होनी चाहिए। इसमें हमने देखा कि जो वेब एप्लीकेशन प्रोसेस मॉडल है वो शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स को सपोर्ट करता हो। इसी तरह से जो रिक्वायरमेंट चेंजेस हैं उन्हें अर्ली स्टेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हो। फिर हमने देखा कि पैरेलल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता हो। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट थी वो थी कि रीयूज़ और इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता हो। और फाइनली कि कम्प्लेक्सिटी की बेस के ऊपर हम प्रोसेस को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक वेब एप्लीकेशन प्रोसेस मॉडल के लिए। इसके बाद हमने रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल को डिस्कस किया। बेसिकली ये जो रप मॉडल है वो एक हैवी वेट मॉडल है, यानी कि हमें हर फेज़ के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। इसी तरह से इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव मॉडल है। अगर हम डिस्क्राइब करें एक रप मॉडल को तो हमें जो 3 पर्सपेक्टिव्स हैं उनमें डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एक डायनामिक पर्सपेक्टिव है कि रप मॉडल के कितने फेजेस होते हैं। इसी तरह से स्टैटिक पर्सपेक्टिव है जिसमें हम हर फेज़ के अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव है जिसमें रप मॉडल की जो रिकमेंडेशन है या गुड प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो फेजेस जो जब हमने डिस्कस किए तो रप मॉडल के जो फेजेस हैं वो इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन, तो ये फेजेस हैं। इन फेजेस में हम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो रिक्वायरमेंट्स, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो बेसिकली हर फेज़ के अंदर हम इन एक्टिविटीज़ का अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स वेटेज देते हैं और जो पोर्शंस हैं इन एक्टिविटीज़ के वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड पर्सपेक्टिव है उसमें जो गुड प्रैक्टिसेस रप मॉडल ने रिकमेंड की हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं, जिनमें से आइटरेटिव डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, मॉडलिंग यूजिंग UML। तो ये कुछ कॉमन गुड प्रैक्टिसेस हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम रप मॉडल को यूज़ करते हैं फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो क्या ये एक सूटेबल डिज़ाइन प्रोसेस मॉडल है फॉर वेब एप्लीकेशंस। तो इसमें हमने देखा कि जो बाय नेचर वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम होता है उनका, लेकिन जो रप मॉडल है उसमें हमें जो है वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, जबकि हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते। इसी तरह से जो चेंज मैनेजमेंट है उसमें भी कन्फ्लिक्ट आती है अगर हम रप मॉडल को यूज़ करते हैं, जबकि जो कंस्ट्रक्शन हमारे पास पैरेलल एग्जीक्यूशन है उसे रप मॉडल जो है वो सपोर्ट करता है। जो रीयूज़ रिक्वायरमेंट है रीयूज़बिलिटी की, उसे रप मॉडल जो है उस तरह से सपोर्ट नहीं करता जो कि एक वेब एप्लीकेशन मॉडल के लिए हमें चाहिए। और इसी तरह से हम रप मॉडल को लेटर स्टेजेस में एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो है कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद मटेरियल स्टडी करना चाहें तो इसके लिए वेब इंजीनियरिंग की बुक का चैप्टर नंबर 10 है, जबकि समरविली की बुक का चैप्टर नंबर 2। तो इन 2 चैप्टर्स में आप मटेरियल फाइंड कर सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।